Hello friends and welcome back to interview preparation video series. This will be your fourth video, चौथी वीडियो है ये। इसके पहले के हमने 3 वीडियोस में देखा है कि यूपीएससी इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, यूपीएससी आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करती है इंटरव्यू में, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हॉबीज़ का सेक्शन कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्रॉडली आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स थे, जो भी रेलेवेंट डिस्कशन के लिए पॉइंट्स थे, उनको कवर कर लिया है। अब मेरे पास सिर्फ 2 छोटे छोटे वीडियोस बाकी हैं। एक तो ये कि आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उसमें भी मोस्टली आपके साथ कैसे एचआर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन द इंटरव्यू। और फिर फाइनली जो लास्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें ये होगा कि आपको इंटरव्यू के दिन यानी कि डी डे के दिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ यू हैव टू बिहेव, हाउ यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज इन द एक्चुअल इंटरव्यू व्हेन इट इज़ कंडक्टेड इन यूपीएससी। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने फोर्थ वीडियो की। दिस इज रिगार्डिंग द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू फेस इन द इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है? आपकी सूटेबिलिटी को देखना। ठीक, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके आंसर्स क्रेडिबल होने चाहिए। क्रेडिबिलिटी मस्ट बी देयर इन योर आंसर्स। क्रेडिबिलिटी अगर नहीं होगी तो आपके आंसर्स प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे। इंटरव्यू के दौरान आपको मोस्टली बुकिश बातें नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है कि आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो कैपेबिलिटी, आप कितना सोच सकते हैं। इट इज़ बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर कैपेसिटी टू थिंक। हो सकता है कि इंटरव्यू में कई बार आपको कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दे दे, राइट। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आपको वक्त मिलता है सोचने का। यहाँ पे पैनल कभी नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप आंसर इमीडिएटली दे देंगे, वो आपको वक्त देगा सोचने के लिए। अगर आपने जो शुरुआत करी आंसर देने की, वो शुरुआत अच्छी नहीं है, तो पैनल हो सकता है आपको बोल दे कि प्लीज़ टेक सम मोर टाइम एंड अगेन थिंक ओवर इट। ठीक है, ऐसा भी कई बार इंटरव्यू प्रोसेस में होता है। एंड लास्टली इट इज अबाउट योर कॉम्पैटिबिलिटी, कि हाउ मच कॉम्पैटिबल यू आर विद द करंट सेटअप, हाउ मच कॉम्पैटिबल यू आर विद द नीड्स ऑफ द करंट सेटअप। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके साथ। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन? जिसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देना है। ठीक, जैसे कि आपका नाम, आपके नाम का मतलब क्या है, आपने कहाँ से बीटेक करी, कहाँ से इंजीनियरिंग करी, आपने स्कूल से पढ़ाई करी, उस स्कूल में किसी फेमस व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो उनके बारे में सवाल वगैरह वगैरह। एक होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसमें आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखेंगे, कोई सिचुएशन रख देंगे, बोलेंगे बताओ इस केस में क्या करना चाहिए। ठीक, एक होता है आपका बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। सी, दिस इज वेयर यूपीएससी एक्चुअली जजेज योर मेंटल कैलिबर, कि आप कितना सोच सकते हैं या फिर आपने कितना सोचा है आज तक, राइट। जैसे कोई भी करंट टॉपिक ले लेंगे, बोलेंगे इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है बताइए, या फिर कोई भी करंट इशू ले लेंगे और बोलेंगे कि इस इशू के बारे में फलाना व्यक्ति ने ये चीज़ बोला, आपको क्या लगता है। दीज आर योर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका मत जो है उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था दैट जब आप लोग करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, डू नॉट डिपेंड ओनली अपॉन वन सोर्स। मैंने बोला था कि आप लोगों को एटलीस्ट 2 अखबार पढ़ने चाहिए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, और इसके अलावा मैंने आपसे रेकमेंड किया था कि प्लीज़ RSTV के डिबेट्स देखिएगा। क्यों? बिकॉज RSTV के जो डिबेट्स होते हैं ना, उस डिबेट में मल्टीपल पीपल आर कॉल्ड। ओके, तो डिबेट में आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस रखने वाले लोगों को बुलाया जाता है। ऑल स्टेक होल्डर्स आर कॉल्ड। याद है हम लोग एथिक्स से केस स्टडी में क्या करते हैं, वी मेंशन ऑल दी स्टेक होल्डर्स, राइट। तो ऑल दी स्टेक होल्डर्स आर कॉल्ड। इन सारों के मतों को लेकर डिस्कशन होता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आर्गूमेंट भी हो सकता है, पॉइंट बाय पॉइंट डिबेट भी हो सकता है। ये पॉइंट बाय पॉइंट डिबेट जो होगा, अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से, अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे, इट विल हेल्प यू इन फॉर्मिंग योर ओन ओपिनियन। ठीक है, आपका ओपिनियन जो एक वेल फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए। आपका ओपिनियन एक एकोमोडेटिव ओपिनियन होना चाहिए। आपका ओपिनियन कभी भी कोई रिएक्शनरी नहीं ओपिनियन होना चाहिए। आपका कोई बहुत रेवोल्यूशनरी ओपिनियन भी नहीं होना चाहिए। आपका ओपिनियन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की ओर पॉइंट करना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट इज योर अनरिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मेरे से पूछ दिया एक बार, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं था मेरे बैकग्राउंड से, ना उस कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यू चला रहा था। सडनली आउट ऑफ द ब्लू कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो अनरिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड्स, ये होते हैं इसलिए ताकि ये चेक कर सके कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा सकते हैं सडनली, या फिर नहीं जा पाते।
अगर नहीं जा पाते तो ऐसा क्यों? अनरिलेटेड क्वेश्चंस का सिर्फ यही एक पर्पस होता है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी देंगे ना, या आप पोलाइटली डिक्लाइन कर देंगे, सॉरी सर, सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या सॉरी सर, आई डू नॉट नो, या सॉरी मैम, आई विल हैव टू रीड मोर अबाउट दिस। इस तरीके से आप डिक्लाइन कर सकते हैं आंसर देना इन क्वेश्चंस को। अगर आप डिक्लाइन भी करते हैं ना इन क्वेश्चंस को, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर, बिकॉज दीज आर कंप्लीटली अनरिलेटेड क्वेश्चंस टू यू। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप सोशियोलॉजी से ऑनर्स किया, आपने हिस्ट्री ऑप्शन लिया और सवाल आपसे पूछ दिया कि भाई ये बताओ कि सोलर पावर कैसे जनरेट होता है, या उसमें कोई डेप्थ में चले क्वेश्चन पूछने के लिए। नेचुरली यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो, आप वहाँ पोलाइटली मना कर सकते हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको अपने स्किल्स को दिखाना है। यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आपने जो प्रिपरेशन करी है पिछले साल 1.5 साल में, उस प्रिपरेशन को आपने कितना इंटरनलाइज किया है अपने माइंड में, आपने कितना उसको एसिमुलेट किया है अपने थॉट्स में, आपकी सोच कितनी गहरी है, आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज द इंटरव्यू बोर्ड लुकिंग फॉर, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। दीज आर द थिंग्स दैट द बोर्ड इज लुकिंग फॉर। The most important point here is that you should be having ability to solve problems. अगर ये आपके अंदर है और ये अगर आपने दिखा दिया वहाँ पे ऑन द स्पॉट, देन रेस्ट एश्योर्ड आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। अदर पॉइंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू शो दैट यू आर एक्चुअली हैविंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। ठीक, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए कि आप इंटेलिजेंट हो, आप अलर्ट हो, आपकी थिंकिंग वाइड होनी चाहिए, और आपका एक्सप्रेशन का तरीका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। देखिए, सबसे पहले नो योरसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या, अपने डैफ को आप 2 बार 10 बार नहीं 50-60 बार पढ़िए। ईच एंड एवरी वर्ड इन योर डैफ यू शुड बी नोइंग अबाउट, ईच एंड एवरी वर्ड, इवन पिन कोड, इसका मतलब क्या होता है, कब से इंडिया में है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, सो रीड योर बायोडाटा मल्टीपल टाइम्स। हो सके तो किसी थर्ड पर्सन से, किसी फोर्थ पर्सन से बोलिए कि मेरा डैफ पढ़ो, मुझे बताओ कि मेरे डैफ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एडवाइस देना चाहता हूँ। मैंने खुद भी अपने डैफ के बेसिस पे अपने लिए अबाउट 200 मॉडल क्वेश्चंस तैयार किए थे। कुछ लोग तो अपने डैफ पे बेस्ड 400-500 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं। इट इज़ देयर थॉट प्रोसेस। मेरे हिसाब से कम हर डैफ में 150 से 200 क्वेश्चन तो निकलते ही निकलते हैं। You should be ready to prepare these questions. You should be ready to have them prepared before an interview actually starts. DAF based questions बहुत कॉमन है। अगर आप अपने DAF based questions का आंसर नहीं देंगे, it leaves a very big negative impact कि ये पर्सन तो खुद को ही नहीं जानता या खुद को ही नहीं जानती। तो ऐसा इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ओके, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने बोला खुद को आप आईना दिखाइए, आईने के सामने बैठिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने आपको अपना पर्सनल एग्जांपल भी दिया, कैसे मेरा गला सूख जाता था नर्वसनेस की वजह से, कैसे मैंने इसको इम्प्रूव किया। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, डोंट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ये एक गलती बहुत लोग कर देते हैं, मैंने भी करा है। एक्चुअली होता ये है कि मेन एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम मिल जाता है, उसमें कुछ लोगों की हैबिट बिगड़ जाती है, न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज़ सुनना छोड़ देते हैं। ये गलती मत करिएगा। आप मेन एग्जाम के बाद भी रिलैक्स अगर करना भी है, देन व्हाई कैंट यू रीड न्यूज़पेपर्स? कितना ही वक्त लगता है उसको पढ़ने में। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहेंगे ना, तो आपकी जो नॉलेज है ना, उसमें कंटिन्यूटी आ जाती है, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। तो कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट कभी आपसे नहीं छूटेगा। दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। हो सकता है कोई ऐसा इवेंट या इंसिडेंट हो जाए जिसका कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए सिग्निफिकेंस हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या होगा आपके साथ फिर। सो नेवर एवर स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। प्रिपेयर वेल ऑन योर हॉबीज़। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हॉबीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। रिवाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। यस, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए बहुत डेप्थ में मत जाइए। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में करेंटली क्या चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए 2 काम करिएगा। एक, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी आपके फेवरेट टॉपिक्स होंगे उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा।
मोस्टली आपको इसमें कॉन्फिडेंस होगा, इसमें ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट, जो भी आपके करंट अफेयर इसमें चल रहा है रिगार्डिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई रिसर्च हो रही हो, मान लीजिए किसी को कोई प्राइज़ मिला हो, ठीक, इन चीज़ों को जरूर प्रिपेयर करिएगा। दिस विल शो डैट यू हैव चोजन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट। तो आपके लिए जस्टिफाई कर पाना आसान हो जाएगा डैट क्यों ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कुछ और था और क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ और है। ओके, गो थ्रू ग्रेजुएशन टेक्स्ट बुक्स, अगर ये वक्त मिले तो करिए, ना वक्त मिले तो इसको पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं। ओके, लर्न टू गिव बैलेंस्ड आंसर्स, ये आपको खुद ही डेवलप करना है। आप जितने मॉक्स देंगे आपको फ़ायदा होगा। नो योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, इफ़ यू नो अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, स्पेशली द टॉप 5 प्रॉब्लम्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स, द टॉप 5 प्रॉब्लम्स ऑफ योर स्टेट, इनके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, सरकार ने क्या कदम उठाए वगैरह वगैरह, अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट टॉप 5 प्रॉब्लम्स या टॉप 3 इश्यूज ऑफ योर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, या फिर अगर आपको यहाँ पे नॉलेज हो तो आप इस नॉलेज का इस्तेमाल किसी दूसरे क्वेश्चन में एग्जाम्पल देने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम्पल देंगे अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का, अगला सवाल हो सकता है कि आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आ जाए, तो आपने इंटरव्यू की तरह से अपने स्ट्रेंथ्स की तरफ मोड़ लिया, अपने मजबूती की तरफ डाइवर्ट किया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। टेक मॉक इंटरव्यूज़, ऑफ कोर्स यू टेक अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज़, बट मॉक इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग मैं आपको 1-2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि किसी भी इंस्टीट्यूट में मत चले जाइएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, जहाँ पर कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड मॉक होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड मॉक होता है। वहाँ पर ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। कि क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दे पाएंगे, भले क्वेश्चन कैसा भी हो, आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो माइंड पे पड़ता ही पड़ता है उसका। मॉक इंटरव्यूज ऐसी जगह देने चाहिए जहाँ पर कि जो पैनल बैठा हो वाकई में एक्सपीरियंस्ड हो, उनके बात करने का तरीका, उनके साथ बिताया हुआ जो वक्त है, उसके लिए सभी लोगों ने उनको रिकमेंड किया हो कि हाँ हमें अच्छा लगा वहाँ पे जाकर के। भले ही आप 10 में से 2 क्वेश्चन का ही जवाब दें, लेकिन जब आप बाहर निकले तो आपको लगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा, अच्छे लोगों ने मेरा मॉक लिया था, वेल इन्फॉर्म्ड लोग थे, अच्छी तरह से बिहेव किया था। ऐसी जगहों पर ही मॉक दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट करना नहीं है। नॉलेज टेस्ट तो आपका ब्रॉडली हो चुका है इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। इंटरव्यू में नॉलेज कंपोनेंट होता भी है, बट ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल आपका जजमेंट करने का तरीका, ओवरऑल आपकी मेंटालिटी को जज करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड मॉक्स मत दीजिएगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि मॉक इंटरव्यू देने के बाद खुद को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये गलती मैंने भी करी कि मॉक के बाद खुद को ज़्यादा एनालाइज करता नहीं था मैं। एनालिसिस करना अपने खुद के मॉक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई सारे मॉक पैनल्स क्या करते हैं कि आपको आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं, उसको देखिए, अपने किसी फ्रेंड को दिखाइए जो कि सिंसियर हो, उससे फीडबैक लीजिए, और किसी कोई भी आपका वैल्यूएशन हो उसको दिखाइए, उससे फीडबैक लीजिए कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। खुद भी देखिए, खुद भी सोचिए कि आपके लिए क्या क्या एरियाज फॉर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बाकी है, ठीक। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अच्छी जगह जा कर के मॉक एग्जामिनेशंस दें, मॉक इंटरव्यूज दें, प्लस अपने मॉक का एनालिसिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ भी मॉक दिए, वहाँ भी मॉक दिए, हर जगह जा रहे हैं मॉक देने के लिए। क्यों? ऐसा नहीं करना आपको। आप मॉक इंटरव्यू देने के बाद पहले उसको एनालाइज करिए और कम से कम 1 हफ्ता टाइम दीजिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जब आप सेकेंड मॉक देने जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा अच्छा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने भी ये चीज़ किया है कि ऑलमोस्ट वीक में वीकली मॉक देते थे, मतलब 1 वीक में 1 मॉक एग्ज़ाम दे दिया। मोस्टली वीकेंड्स को देते थे क्योंकि वर्किंग थे हम लोग, तो सैटरडे या संडे को दे दिया मॉक का एग्ज़ाम। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे बैठ करके एनालाइज किया कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने के लिए स्कोप अभी बाकी है, उसको इम्प्रूव किया। फिर नेक्स्ट वीकेंड को गए मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करने, या कभी कभार 2 वीक का गैप ले लिया। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्लानिंग, बट एट द एंड बिफोर यू गो इनटू एक्चुअल इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी यू शुड हैव गिवन एटलीस्ट 2-3 मॉक्स, एटलीस्ट। बहुत होगा 5 मॉक्स, उससे ज़्यादा देने की जरूरत भी नहीं है। तो आइडियल नंबर इज 3 और 4, इतना मौका जरूर दें। ओके, हाउ टू आंसर। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लिसन केयरफुली, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यू में आपका रेस्पॉन्स चाहिए होता है, रिएक्शन नहीं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ बच्चे ने या बच्ची ने सवाल को ठीक से सुना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली। अगर आपको नहीं समझ में आया है ना, आप उनको बोल सकते हैं सर पार्डन मी, सर एक्सक्यूज मी, आई कुडंट गेट इट द फर्स्ट टाइम, कैन यू प्लीज रिपीट, या सिंपली एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। और उनको कभी भी, यूपीएससी वाले लोग कभी भी इस बात का दुख नहीं होता या इस बात पे गुस्सा नहीं आता कि क्वेश्चन क्यों रिपीट करूँ मैं, कभी नहीं। वो आपके लिए क्वेश्चन बहुत प्यार से दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अगर आप में कैपेसिटी है किसी क्वेश्चन को आंसर देने का, देन इट इज़ देयर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, ये मैंने आपको बोला, जैसे कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो गया, होम स्टेट वगैरह हो गया, कोई भी आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, किसी फेमस पर्सनालिटी या कोई एग्जाम्पल हो, कोई भी इंसिडेंट जो कि आपने पढ़ा हो, कोई भी एनेक्डोट हो जो कि आपने एस्से एथिक्स के लिए प्रिपेयर किया हो, इन सभी का यूज आप कर सकते हैं यहाँ पे टू इलस्ट्रेट योर आंसर विद गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। बी पॉजिटिव, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। कीप आंसर स्पेसिफिक एंड सक्सिंक्ट। यूपीएससी में आपका कोई भी आंसर 3 से 4 लाइन के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। 5वां लाइन आते आते आपको हो सकता है वो रोक भी दे। 3 से 4 लाइन में जो आपका लास्ट लाइन है वो तो आपका एग्जाम्पल में चला गया, मतलब आपके पास ब्रॉडली 3 लाइन है आंसर देने के लिए बस। मेरे आंसर्स 2 लाइन में खत्म हो जाया करते थे, बहुत हुआ तो 3, 4 मैंने कभी टच नहीं किया अपने एक्चुअल इंटरव्यू में। शुरू में मेरे आंसर्स लेंदी हुआ करते थे, 5, 6, 7 लाइन्स तक आंसर दिए मैंने, लेकिन वो धीरे धीरे मैंने उसे कर्टेल कर लिया। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपके आंसर शॉर्ट, स्वीट एंड सक्सिंक्ट एंड टू द पॉइंट होने चाहिए बस। इसीलिए यू मस्ट लिसन केयरफुली। देखिए एक्चुअली होता क्या इंटरव्यू में, आप बैठे हैं पैनल के सामने, ठीक है, सामने से सवाल आना शुरू हुआ, सवाल में जो बोल रहे हैं वो सामने से, उसमें जो भी पहला कीवर्ड आपको स्ट्राइक कर जाएगा ना, बस आपका दिमाग उसी तरफ सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि आप प्रेशर में। ऐसा होता है, इट इज़ रियल थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू हैपन, सबके साथ होता है। आपको इस चीज़ को बस थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि यूपीएससी पैनल वाले भी इस चीज़ को जानते हैं, तो क्या करेंगे, अपने सवाल में पहले कोई ऐसा कीवर्ड डाल देंगे जिसका कि आगे के सवाल से कोई लिंक ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि इकोनॉमिक रिसेशन आ गया साउथ अमेरिका के किसी कंट्री में, मुझे आज तक पता नहीं चला वो इंटरव्यू मेरे से क्या पूछना चाह रहे थे, बट इकोनॉमिक रिसेशन सुन करके मेरा दिमाग चला गया इकोनॉमिक डिप्रेशन वगैरह की तरफ, मैं सोचने लगा। इसीलिए यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तभी आप क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे और आप अपने थॉट्स को 2 या 3 लाइन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपका आंसर रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन बन के रह जाएगा, ठीक है। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। अब देखिए, क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद 2 या 3 सेकंड चुप रहिए, कुछ नहीं बोलिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपने थोड़ा टाइम गुजार दिया इंटरव्यू पैनल का, तो आपसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछने तो हो सकता है आपसे सिर्फ 8 क्वेश्चन ही पूछ के आपको अलविदा कह दे, ठीक है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, आप जब वक्त लेंगे रिस्पॉन्ड करने से पहले, तो ऐसा लगेगा कि हाँ आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना है। ये भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है पैनल के ऊपर, और लगता है कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये सीरियस है, ये गंभीर विचार का व्यक्ति है, ये चीज़ों को सुनता है, समझता है और रेस्पॉन्स करता है, रिएक्ट नहीं करता, ठीक। एक ये फ़ायदा है। तीसरा, एक्चुअली में जब आप टाइम लेंगे ना रिस्पॉन्स करने के पहले, एक्चुअली में आपके आंसर्स बेटर होंगे। ये मैंने खुद भी फील किया है और मेरे कई दोस्तों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि हाँ ऐसा होता है। यू ट्राई दिस थिंग आउट एट होम। आप क्या करिए, आप एक ही टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस को लीजिएगा ऑन द सेम टॉपिक। जैसे मान लीजिए आपने फेडरलिज्म के ऊपर 2 क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है, और आप इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे करिए, क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सुनते ही तुरंत आंसर देने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को आपने सुनने के 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद आंसर देने की कोशिश करिए। आप देखिएगा ऑब्वियसली आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मच बेटर होगा, हालांकि आंसर की लेंथ छोटी होगी। दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन साइकी, ऐसा होता है हम लोगों के साथ। इस चीज़ को मैनेज करने की आवश्यकता है। ऑलवेज टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। और अगर आपसे 10 के बदले 8 ही क्वेश्चन पूछे तो भी क्या फ़र्क पड़ गया, आपने 8 क्वेश्चन के आंसर ठीक से तो दिए हैं। दैट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर स्कोर इन द इंटरव्यू, ओके। बी अलर्ट टू इंटरव्यूज बॉडी लैंग्वेज। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्सन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और दूसरा पर्सन बीच में जंप कर सकता है
You have to be alert about these things. Speak clearly, smile and show enthusiasm. Speak clearly का मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आपका प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ट्राई टू यूज मिरर फॉर दिस. ट्राई टू एग्जामिन योर ओन रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ मॉक इंटरव्यूज. आपको अपने बॉडी एक्सप्रेशन और प्रोनाउंसिएशन पे क्या इंप्रूव करना है पता चल जाएगा. ओके. स्माइल. स्माइल करने के लिए सब लोग कहते हैं इंटरव्यू में, लेकिन वहाँ स्माइल करना बहुत मुश्किल होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. बट स्टिल स्माइल जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए. दांत तो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, पहली चीज़. ठीक है. स्माइल आपकी बिल्कुल जेंटल होनी चाहिए. ठीक है. दांत बिल्कुल नहीं देखने चाहिए आपके. और स्माइल ऐसे भी नहीं करना है कि आपसे कोई सीरियस क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया गरीबी के बारे में, या कोई ऐसा बहुत सेंसिटिव इशू उठा दिया और आप स्माइल किए जा रहे हैं. नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो इस तरह का होना चाहिए कि इट शोज व्हाट डायरेक्शन योर माइंड इज थिंकिंग. जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया आपके स्कूल के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, तो वेरी गुड, आप स्माइल करिए, अच्छे से स्माइल करिए, अच्छी बात है. लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया गरीबी के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, या किसी ऐसे सोशल इशू के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, वहाँ पे आपको स्माइल नहीं करना है. यू कैन नॉट स्माइल देयर, है ना. आप जो सीरियस टोन में आंसर देना सीखिए. हर जगह स्माइल नहीं करना है. स्माइल कब और कैसे करना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा. वो डिपेंड करता है कि आप नेचुरली किन चीज़ों के बारे में अच्छा फील करते हैं. मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया गरीबी के बारे में, आप उस वक्त स्माइल नहीं कर रहे, लेकिन अगर गरीबी के एलिवेशन प्रोग्राम्स में क्या इंप्रूवमेंट करना है पूछा गया कि आप अपने आइडियाज़ दीजिए, आइडियाज़ देने के बाद आप थोड़ा स्माइल कर सकते हैं कि सर आई थिंक कि बाय दीज स्टेप्स वी कैन रिवैम्प आवर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. बस इतना सा. ठीक है. तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको ध्यान रखना है. बट स्टिल अगर आपको दिक्कत होती है इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक सोचने में, तो आप ये काम कीजिए, आप एक जेंटल माइल्ड स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा रखिए. ठीक. एक बार हुआ भी था मेरे एक सीनियर के साथ, उनसे पूछ दिया पैनल में कि व्हाई आर यू स्माइलिंग, यू हैव बीन स्माइलिंग सिंस द टाइम यू एंटर्ड दिस रूम. वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने वाला चेहरा है, उसका काफ़ी हंसमुख चेहरा है. तो उसने बोला कि सर आई एम नेचुरल लाइक दिस ओनली, और उसने बोला कि सर ये मेरा नेचुरल डिस्पोजिशन ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ सुन खुश हो जाता हूँ, बट हाँ मैं मोस्टली हैप्पी गो लकी किस्म का पर्सन. दैट इज़ ऑल्सो ओके, है ना. बट कोशिश करिए कि अपने स्माइल को भी आप मॉडुलेट करें जिस तरह से कि आप अपने टोन को मॉडुलेट करते हैं फॉर द इंटरव्यू. ओके. नो व्हाट यू वांट टू से एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब ये है कि ट्राई टू डाइवर्ट द इंटरव्यू टुवर्ड्स योर स्ट्रेंथ्स. हाउ टू आंसर. ऑलवेज बी योर सेल्फ. कभी भी किसी भी ऐसे थॉट को वह नहीं बोली जिस पे कि आपको डाउट हो. आप जिस चीज़ को लेकर के फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, आप जिस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, उन चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंटली बोलिए. कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ या कोई भी ऐसा थॉट जो कि आपको लगता हो कि आपके अपने वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है या संविधान के अगेंस्ट है या लॉ के अगेंस्ट है, उसको मेंशन मत कीजिए. ऑलवेज बी योर सेल्फ. ठीक. मेंटेन अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. अब ये क्या चीज़ है, देखिए, थोड़ा सा स्माइल करना, कॉन्फिडेंटली बोलना, आई कांटेक्ट प्रॉपर बना करके रखना और अलर्ट रहना, दैट इज कॉल्ड एज योर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. ये दिखाता है कि यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब, यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल मेक इट, एंड यू आर वेरी मच डिजर्विंग ऑल्सो टू वर्क एज अ ब्यूरोक्रेट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे विल सी. जिस वक्त आप रूम में एंटर हुए या जिस वक्त आपके लिए रूम का दरवाज़ा पियोन ने ओपन किया, उसी वक्त पैनल में से कोई ना कोई आपको देख लेगा, और आपका ये पहला इंप्रेशन है ना, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन डिटरमाइनिंग योर फाइनल मार्क्स. कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज द थिंग. आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नेगेटिव का मतलब, मान लीजिए कि जैसे कि आपके हाथ कांपने लगे प्रेशर में, आपके पाँव थरथरा रहे हैं प्रेशर में, या अगर आप क्रॉस लेग होकर के बैठ गए, इट शोज योर कैजुअल एटीट्यूड. आप अपने हाथ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इट शोज़ कि आप ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं. इस तरह का नहीं होना चाहिए आपके साथ. ओके. कीप काम, डोंट आर्ग्यू. पैनल में कोई भी अगर सवाल उठा, उसको डिस्कशन चल रहा है, अगर उन्होंने आपके पॉइंट को काट दिया तो आप उनके पॉइंट को पोलाइटली एक्सेप्ट कर सकते हैं, हालांकि अपने रिजर्वेशन को आप सामने रख सकते हैं. बट नेवर एवर से कि सर आपका पॉइंट गलत है, मेरा पॉइंट सही. नेवर एवर रेज योर वॉइस, नेवर एवर डिसरिस्पेक्टफुली काउंटर दैट आर्गूमेंट. ठीक है. तर्क वितर्क हो सकता है लेकिन वाद विवाद नहीं हो सकता. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ओके.
डोंट लाई, कभी भी मत करिएगा, भूल के भी नहीं। हो सकता है किसी ने किया हो कभी और बच के निकल गया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर पकड़े गए तो। और झूठ क्यों बोलना, आप अपने कैरियर की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आपको देश की सेवा में जाना है, आप बात कर रहे हैं कि आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, जनसेवा करनी है, और आप झूठ से शुरुआत करना चाहते हैं। नेवर एवर लाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हियर। आपको जो आता है, जितना आता है, सच्चाई से उसको बोलिए, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, पोलाइटली से डोंट नो और गेस विथ परमिशन। हाँ, गेसिंग करने के लिए मान लीजिए कैसा सवाल आ गया आपके पास जिसका आंसर के लिए आप श्योर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ शायद ये आंसर हो सकता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब यू आर नॉट श्योर, ठीक है ना। तो आप पहले उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर, मैडम, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर, बट इफ द पैनल अलाउज आई मे टेक अ गेस। जैसे ही आप बोलेंगे आई मे टेक अ गेस, वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल गेस करो, फिर आप गेस करके बोल दीजिए आंसर अपना। अगर आपने सही बोला फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने गलत आंसर दिया फिर भी आप सेफ हैं, बिकॉज यू हैव टोल्ड देम अर्लियर कि सर आई वांट टू गेस। ठीक, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर मोरल इंटीग्रिटी और योर वैल्यू सिस्टम। कहीं भी आपकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहीं नहीं दिखनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं। हो सकता है आपके पास नॉलेज नहीं हो, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आपको चीज़ याद नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं। हो सकता है अपना नाम भी भूल गए आप, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी मोरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई वहाँ पे, अगर उन्हें दिख गया कि आपके अंदर डबल स्टैंडर्ड से मोरालिटी के, उन्हें अगर दिख गया कि आप अपने लिए कुछ और रूल्स फॉलो करते हैं, दूसरों के लिए कुछ और रूल्स फॉलो करते हैं, या अगर आपके अंदर कोई बायस दिख गया रेस का, रिलीजन का, कास्ट का, जेंडर का, बहुत नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा मोस्टली नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी होती है संविधान की, एथिक्स की, हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन हो चुका है कैसे हमें सोचना है। बट स्टिल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई भी बायस भी हो ना, उसको प्लीज़ उजागर मत होने दीजिए। ओके, यूज़ कॉमन सेंस। कई बार सवाल आते हैं कॉमन सेंस के ऊपर, वो आप कर सकते हैं। एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, ज़्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। कोई मेन का आंसर नहीं लिख रहा है, आपको पहले इंट्रो देना है, फिर आपको लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखना है। नो, आपसे जो पूछा गया है 2 या 3 लाइन मैक्सिमम, बहुत हो 4th लाइन एग्जाम्पल, बस दैट इज इट, और कुछ भी नहीं बोलना आपको। ओके, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन एक स्टार बेस्ड अप्रोच होता है, इसको हम लोगों ने भी यूज़ किया है। सिचुएशन, टास्क क्या दिया गया है आपको, क्या एक्शन आप लेंगे और क्या रिजल्ट्स आया। इस अप्रोच का इस्तेमाल हम लोग एथिक्स के भी केस स्टडीज में करते हैं। ब्रॉडली वही अप्रोच है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दे सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल व्हेन यू हैड टू परसुएड अदर्स टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। या आपके इंटरव्यू के लिए एक सवाल भी हो सकता है कि मान लीजिए कभी आपका किसी डिसएग्रीमेंट हो गया तो आप कैसे उसको परसुएड करेंगे। तो दिस इज वेयर यू कैन यूज योर स्टार अप्रोच। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन जिसका कि आंसर आपको बहुत अच्छे से देना होता है। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद का परिचय दीजिए। पहला लाइन आपका नाम, दूसरा आप कहाँ से हैं, तीसरा आपने पढ़ाई कहाँ तक करी, चौथा अगर आप कुछ काम कर रहे हो अभी किसी वर्क में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो वो, पांचवा आपकी हॉबीज। बस दैट इज इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपका नाम है कुणाल और पैनल ने बोला कि ओके मिस्टर कुणाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो पैनल ने आपका नाम पहले ही रख दिया आपके सामने, तो आपकी जो पहली लाइन थी इसमें अपना नाम बोलना था, उस लाइन को छोड़ दीजिए, सेकंड लाइन से शुरुआत करिएगा। ठीक है, अगर पैनल ने आपका नाम बोल दिया अपने मुंह से, तो आपको शुरुआत में अपना नाम नहीं बोलना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड लाइन कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, फिर आपने कैसी शिक्षा प्राप्त करी, वगैरह वगैरह। ठीक, कुछ लोग यहाँ पे ये करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे लास्ट में अपनी क्वालिटीज़ को भी ऐड कर देते हैं। लास्ट में बोलते हैं सर आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई बिलीव इन लैटरल थिंकिंग एंड आई वांट टू डेडिकेट माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ नेशन, वगैरह वगैरह। ये सब बिल्कुल नहीं बोलना आपको। ठीक है, यू आर वेल बियॉन्ड सच स्टेटस, यू आर वेल बियॉन्ड सच बार्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इस तरह के आंसर्स को वो लोग चाइल्डिश आंसर मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वालिटीज आपको खुद मेंशन नहीं करना है, आपको बस अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है, तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन, आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ काम कर रहे हो तो वो, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी वो पहले, उसके बाद आपकी हॉबीज, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है इसमें। ओके, नेक्स्ट,
वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज? सबसे कॉमन आंसर सर देश सेवा, जन सेवा। आंसर तो अच्छा है बट बहुत कॉमन हो गया है, और इसके ऊपर बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन ही बन सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, इसका आंसर आपको खुद में तलाशना है। ये वो सवाल है जो कि आपका इंटरव्यू मेक या ब्रेक कर सकता है। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं सर आई हैव कैपेसिटी टू ब्रिंग चेंज, गुड पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं आप। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ द पावर टू मेक चेंज, गुड इनफ पॉइंट, आप बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर बिकॉज ऑफ द स्टेटस एंड प्रेस्टीज, कुछ लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जो भी रीज़न हो, आपका अपना कुछ पर्सनलाइज रीज़न हो सकता है, और आपको अपने इस पर्सनलाइज रीज़न को बार बार प्रैक्टिस करने आईने के सामने। ये एक वो सवाल है जिसके लिए आई विल हाईली रिकमेंड यू दैट यू कीप प्रैक्टिसिंग इट मैनी 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 टाइम्स बिफोर द मिरर। कोई और सवाल के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन इस सवाल को आप लोग सबसे पहले खुद का एक आंसर बनाइए जो कि आपके डैफ के अकॉर्डिंग जेन्युइन आंसर लगता हो। ठीक, और फिर उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, प्लीज डू दैट। ठीक है, वाई शुड यू बी सेलेक्टेड, यहाँ आपको अपनी क्वालिटीज बतानी है। ठीक, लेकिन क्वालिटीज बताते वक्त अपने कॉम्पिटिटर्स की बुराई नहीं करनी है। जैसे एक बार पैनल ने पूछ लिया कि आपका चयन क्यों हो, उसका चयन क्यों ना हो जो कि आपसे पहले गया या आपसे पहले गई, तो जो पहले गया गई उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना, आपको बस अपने आप को अच्छा बताना है। ठीक, व्हाट विल यू डू इफ नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम, व्हाई डोंट यू गो फॉर सम अदर एग्जाम्स। यहाँ पे आपको क्लियरली अपने बैकअप प्लान्स के बारे में बता देना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपा लेते हैं, कोई नहीं बोलता कि सर मैं बैंक का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पीओ का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आईबीपीएस दे रहा हूँ, एसएससी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इसमें छुपाने की क्या बात है, आप क्यों नहीं बोल सकते? क्या सिर्फ सिविल सर्विस ही एकमात्र तरीका है देश की सेवा करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एसएससी भी है, हर एक एग्ज़ाम है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, पर्पस तो वही है। आपका पर्पस है जॉब सिक्योरिटी, जॉब का पर्पस है समाज की सेवा करना, तो पर्पस तो वही है। इसमें छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसमें बोल सकते हैं कि सर अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे ये प्लान्स हैं। ठीक है, और हार्डली एक या दो एग्जाम का नाम लेना है, बहुत ज़्यादा प्लान्स को भी नहीं गिना देना है। ओके, नेक्स्ट, मेंशन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये सवाल आपको अगेन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप कम से कम 3 स्ट्रेंथ और बहुत से बहुत 2 वीकनेस, है ना। ये नहीं कि स्ट्रेंथ आप में 8, 10, 15 हो और वीकनेस आप में एक भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। और स्ट्रेंथ अगर आप में बहुत सारे भी हैं तो भी आप सिर्फ 3 पॉइंट का जिक्र करिए ना, जो आपको लगता हो कि आपकी एरिया में कोर स्ट्रेंथ एरियाज है। जैसे किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क, किसी का स्ट्रेंथ होगा परसुएडिंग पीपल वगैरह वगैरह। वीकनेस, किसी वीकनेस होगी बहुत ज़्यादा लेजी है, ठीक है। किसी की वीकनेस होगी कि उसको इंग्लिश ठीक से बोलना नहीं आता, किसी की वीकनेस होगी वो कॉम्प्लेसेंट ज़्यादा होता है। इस तरह के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को प्रिपेयर करिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट ज़्यादा करिएगा, वीकनेसेस को हाईलाइट ज़्यादा मत करिएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वीकनेसेस को एक्सप्रेस करते वक्त बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टर्म्स का यूज़ मत करिए। जैसे ये नहीं बोलिए कि सर मैं बहुत लेजी हूँ, आप बोलिए सर मैं थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हूँ। ठीक, तो वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, आपके आंसर को इस तरह से फ्रेम कीजिए कि आपने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रेंथ्स को और इंक्रीज किया है और वीकनेसेस को और डिक्रीज किया है। ये दिखना चाहिए आपके आंसर्स में। कैसे बोलेंगे फिर? ऐसे बोल सकते हैं कि सर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड आई हैव फॉलोइंग वीकनेसेस। पॉइंट नंबर 1, सर आई यूज्ड टू बी लिटिल कंप्लेसेंट। अब जो वर्ड आ गया यूज्ड टू बी, इट शोज कि आप पहले थे। हो सकता है पैनल आपसे पूछे कि अच्छा आपने क्या किया अपने इस वीकनेस को कम करने के लिए, तो आप बताइए सर मैंने ये चीज़ें करी हैं। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू शुड बी रेडी कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मैंने उसको और ज़्यादा इंप्रूव कैसे किया, मेरे वीकनेसेस क्या है, मैंने उसको और ज़्यादा कम कैसे किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एक बार ये हुआ था एक पर्सन के साथ इंटरव्यू में, उनको बोला गया नाउ टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज यू जस्ट टोल्ड नाउ। होता क्या है, कई बार लोग बस बोलते हैं सर मेरे स्ट्रेंथ में हार्ड वर्किंग हूँ, लैटरल थिंकिंग है, डेडिकेशन है, बस इतना बोल के चुप हो गए। तो पैनल ने बोला एक काम करो, पेन पेपर लो, तीनों पॉइंट लिखो और ये बताओ कि इन तीनों पॉइंट के रिलेटेड तुम्हें ये कब ज्ञात हुआ कि तुम्हारे अंदर ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें लगा ये स्ट्रेंथ है।
जैसे ही पेन पेपर आया वो तीनों पॉइंट भूल गए, वो तीनों पॉइंट दिमाग से गए कि मैंने क्या बोला था। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। Whenever you are preparing your strengths and weakness, always be ready to tell कि आपको कब लगा और क्यों लगा कि ये आपका स्ट्रेंथ है और ये आपका वीकनेस है। You should be ready with the incidents in your life। वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप अपने लाइफ में इंसिडेंट खोज सकते हैं। ऐसे नहीं होगा तो थोड़ा मेकअप कर लीजिए, बट यू शुड बी रेडी विथ सच इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। ओके, हाउ हैव यू एड्रेस्ड योर वीकनेस, मैंने बताया आपको। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो पिताजी से लीडरशिप, करेज, माताजी से लव, मैनेजिंग फाइनेंसेस ऑफ हाउस होल्ड, डोमेस्टिक वर्क, इस तरह एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। व्हाट विल यू डू विथ योर फर्स्ट सैलरी, माता पिता को देंगे, सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, किसी एनजीओ को देंगे, जो भी आपकी चॉइस हो, एक दो ऑप्शन रेडी रखिएगा। विल यू प्रेफर जॉब फर्स्ट और मैरिज फर्स्ट, पर्सनल क्वेश्चन है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको आंसर दे सकते हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं ब्यूरोक्रेट बन गया, आईएएस बन गया तो ये करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आईएएस बन जाऊँगा तो ठीक है, नहीं बना तो ये करूँगा। नो, सेकेंड ऑप्शन गलत है। आपको हमेशा ये बोलना है कि सर मैं ब्यूरोक्रेट बनूंगा और ये करूँगा। दिस विल शो योर कॉन्फिडेंस, दिस विल शो दैट यू आर डेडिकेटेड एंड यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल। नहीं होगा तो ये करूँगा, ये जवाब देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जब पैनल पूछेगा कि नहीं होगा तो क्या करोगे, तब बोलना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर, हाउ डिड यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इन योर प्रीवियस ऑफिस। आपके प्रीवियस ऑफिस में या आपके प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लोगों का क्या ओपिनियन था आपके बारे में, ये आपसे पूछ लेंगे। यहाँ पे खुद को ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करिएगा, खुद को बहुत ज़्यादा प्रेज भी मत करिएगा, और ये आंसर देते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराइएगा भी नहीं, ठीक है। राइट, नेक्स्ट सवाल पे आइए। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन वेयर यू रियली नीड टू थिंक। 5 issues ऑफ योर होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट एंड हाउ विल यू टैकल देम। ये सवाल आप सभी लोगों को बिल्कुल कंपल्सरली प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये सवाल बहुत एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है आपके पास। जो भी आपके 5 issues होंगे उनको प्रिपेयर करिए कि ये कब से चले आ रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं इशू के, कोई रिपोर्ट या रिसर्च हुआ क्या इसके ऊपर, ठीक। सरकार ने क्या कदम लिए हैं इन इश्यूज को टैकल करने के लिए, उन स्टेप्स में या उन स्कीम्स में क्या कमियां हैं, एंड यू इफ यू आर अपॉइंटेड टू रिवैम्प दो स्कीम्स तो आप क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में जाके प्रिपेयर करने की जरूरत है। जब इसको प्रिपेयर करेंगे ना तो आपका नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, कितने भी इश्यूज हो दुनिया में या इंडिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, सारे इश्यूज आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर जाकर के सारे इश्यूज आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी 5 इशू को प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, यू विल बी एक्चुअली गेनिंग अ वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज कि ये इशू क्यों है समाज में, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सरकार ने क्या कदम उठाए, और अगर मुझे दिया जाए पावर तो मैं क्या कदम उठाना चाहता हूँ। ओके, एक और सवाल कि विच सोशल इशू वुड यू वांट टू वर्क फॉर मोस्ट या फर्स्ट। मान लीजिए आपको जिलाधिकारी बना दिया जाए, यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट, तो आप सबसे पहले किस मुद्दे के ऊपर काम करना चाहेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्टली नाम दे देते हैं कि सर मैं चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करना चाहूँगा, डाउरी के ऊपर काम करना चाहूँगा, चाइल्ड मैरिज पर काम करना चाहूँगा, ड्रग एब्यूज पर काम करना चाहूँगा। ये जवाब थोड़ा सा रैश जवाब है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे बोलना चाहिए कि ऑल्दो सर आई एम हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट आई शुड बी वर्किंग ऑन चाइल्ड मैरिज, however when posted as district magistrate I will first do a survey of the district that what are their needs, what is their most pressing issue, सबसे पहले उस पर काम करूँगा, ठीक। दिस विल शो कि आप अपने ओपिनियन को थोपते नहीं लोगों के ऊपर। पहले आप ये तो देखिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं वहाँ पे किस चीज़ की जरूरत ज़्यादा है, आप उसके ऊपर पहले फोकस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स, सो विद दिस वी फिनिश आवर क्लास टुडे। हम लोगों ने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को देखा, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिएगा। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी लोगों से एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरे से जुड़ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस बोथ, फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग योर डी डे, कि जिस दिन इंटरव्यू का उस दिन क्या करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।